हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ यूथ। मेरा नाम है सुजीत और ये है राजभाषा का दूसरा सत्र। जैसे कि पहले क्लास में मैंने राजभाषा के सिलेबस को डिस्कस किया था और फर्दर जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं उन पर चर्चा की थी। और मैंने कहा था कि इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी वो राजभाषा में जो संशोधन हुए हैं मुख्य रूप से उनके बारे में होगी, और उसके बाद जो लिपियाँ है, प्रमुख भाषाओं की लिपियाँ, शास्त्रीय भाषाओं की चर्चा होगी। और फर्दर हम लोग दो आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, वो है 120 और 210। मैंने राजभाषा का सिलेबस अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर दे दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, और ये जो क्लास होने वाली है इसका भी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से एक्सेस कर पाएंगे। तो जल्द से जल्द टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ ज़्यादा लंबा भाषण किए हुए। देखिए, हम लोगों ने राजभाषा का सिलेबस देखा और उसमें 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं थी उसके बारे में चर्चा की, और मैं स्लोली पढ़ाऊँगा, इसलिए आप लोग वीडियो को 1.5 के मतलब स्पीड में देख सकते हैं। देखिए, तो हम लोगों ने 22 भाषाओं को याद किया था मैप के थ्रू। इसके बाद हम लोग संशोधन देखेंगे, राजभाषा भाषा संबंधी संशोधन। यहाँ क्या लिखा है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची मूल रूप से 14 भाषाओं के साथ शुरू हुई। जो प्रारंभ में भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, जो 14 सितंबर 1949 को 8वीं अनुसूची पास हुई थी, उसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन विभिन्न संशोधनों के माध्यम से अब इसमें कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। भाषा संबंधी जो 4 प्रमुख संशोधन हुए हैं उनका विवरण नीचे दिया गया है। भाषा संबंधी संशोधन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको चारों संशोधन याद कर लेने हैं। लिख कर याद कर लीजिए अपनी कॉपी पर, या इस पीडीएफ को सेव कर लीजिए, बार बार गो थ्रू कीजिएगा, याद हो ही जाएगा। रटना नहीं है, बस बार बार पढ़ना है। पहला जो है संशोधन वो उसका नाम है 21वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1967 को। डेट याद रखना है और कौन सा था संशोधन उसको याद रखना है। 21वां संविधान संशोधन 1967, यह 8वीं अनुसूची में किया गया पहला संशोधन था। इसके माध्यम से सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि 8वीं अनुसूची की 15वीं भाषा कौन सी है, तो आपको बताना है सिंधी है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 21वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो उसका आंसर होगा 1967। वर्ष कौन सा था? 1967। संशोधन कौन सा था? 21वां। और जोड़ी गई भाषा कौन थी? सिंधी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड भाषा संबंधी संशोधन कौन सा था? 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। इस संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को अनुसूची में स्थान दिया गया। मैंने आपको याद करवाया था एक नमक याद करवाया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। मैं इसीलिए याद करवाया था कि क्योंकि ये 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। वर्ष कौन सा है? 1992। संशोधन 71वां याद रखना है। जोड़ी गई भाषाएं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। एग्जाम में पूछ देगा 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा इनमें से नहीं है। ये 3 भाषाएं रहेगी, एक अदर भाषा रहेगी, जैसे उर्दू, संस्कृत, कोई सी भी भाषा दी रहेगी, आपको उसको टिक करना है। आपको हम सिलेबस मतलब बताते हुए, डिस्क्रिप्टिव बताते हुए ये भी बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में राजभाषा से। ये नहीं सिर्फ राजभाषा को पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसको भी जानना है। आपको याद रखना है 71वां संविधान संशोधन ईयर 1992, कौन सी भाषा जोड़ी गई? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसे याद रखने की ट्रिक नमक। तीसरा जो था वो है 92वां संविधान संशोधन 2003। यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है, क्योंकि इसके माध्यम से एक साथ 4 भाषाओं को जोड़ा गया। मैंने आपको बताया था
जब मैं आपको भाषाओं को याद करा रहा था तो BDMS से याद करवाया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, जिससे कुल भाषाओं की संख्या 18 से बढ़कर 22 हो गई। ये संशोधन कब हुआ था? 1902 संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। और जोड़ी गई भाषाएं कौन सी है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। यहाँ पर आपका जो संशोधन है, 3 मुख्य संशोधन यही थे। एक चौथा संविधान भाषा में संशोधन और होता है, उसे भी जानना जरूरी है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आ जाया करते हैं। इसको भी हम लोग स्किप नहीं करेंगे, पढ़ कर रखेंगे। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आपको याद हो रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर याद हो रहा है और आपका कंटेंट अच्छा लग रहा है। तो नेक्स्ट है 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। ये क्या था? बेसिकली इस संशोधन में कोई नई भाषा नहीं जोड़ी गई, बल्कि पहले से मौजूद एक भाषा के नाम और उच्चारण में परिवर्तन किया गया। वर्ष 2011 याद रखना है। संशोधन 96वां संविधान संशोधन। परिवर्तन क्या हुआ था? ओडिया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। देखिए यहाँ मिस्टेक है शायद। ऊ जो था, जैसे उड़ीसा बोलते हैं हम लोग, उसको ओडिशा कर दिया गया। ऊ को ओ में बदल दिया गया। ठीक है, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा और उड़िया का नाम बदलकर ओरिया कर दिया गया। ऊ को ओ में बेसिकली बदल दिया गया। ये यहाँ पर हम लोग का संविधान संशोधन भाषा संबंधी खत्म होता है। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार ये थे और बहुत ही छोटी सी टॉपिक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाएं होती क्या है? कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं, इसकी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, किसी भाषा को यह दर्जा देने के लिए उसका इतिहास कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए और उसका अपना प्राचीन साहित्य होना चाहिए। जब हम लोग किसी भाषा को साहित्य भाषा दिलाने का मतलब शास्त्रीय भाषा दिलाने का दर्जा के लिए हम लोग आग्रह करते हैं, तो उसकी क्राइटेरिया क्या है कि वो 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए और उसका अपना प्राचीन साहित्य होना चाहिए। मतलब उसका गद्य होना चाहिए, पद्य होना चाहिए, परिष्कृत लिपि होनी चाहिए, उसे पढ़ने लिखने वाले लोग होने चाहिए, इतने पुराने। अब शास्त्रीय भाषा अभी तक इंडिया में कितने हैं उसको याद रखना है, और कौन कौन सी भाषा कब जोड़ी गई शास्त्रीय भाषा के दर्जे में, उसको देख लेना है। तो सबसे पहले जो भाषा शास्त्रीय भाषा के दर्जे में आई वो है तमिल 2004, उसके बाद है संस्कृत 2005, उसके बाद 2008 में 2 भाषाएं को जोड़ा गया, कन्नड़ और तेलुगु। फिर 2013 में मलयालम को जोड़ा गया, 2014 में ओडिया को जोड़ा गया। पहले ये 6 भाषाएं ही थी जिनको जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। अभी 2 साल पहले 2024 में अक्टूबर माह में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। आप मैप के थ्रू देखिएगा, सबसे पहले लेफ्ट साइड में महाराष्ट्र आता है, वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा मराठी। ऊपर में जाइएगा महाराष्ट्र के तो वही राजस्थान गुजरात आएगा, और राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, तो वहाँ पर पाली बोली भाषा और प्राकृत भाषा बोली जाती थी। और उसके राइट साइड में जाइएगा तो बंगाल आएगा, बंगाली, और फिर असमिया। इसको भी मैप से याद रख सकते हैं, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। अभी भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। कौन सी भाषा को कब जोड़ा गया शास्त्रीय भाषा के दर्जे में, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, उनके नाम और तारीख यहाँ दिए हुए हैं, आपको बस 2-3 बार पढ़ना है, ये याद हो जाएगा। सबसे पहले तमिल 2004, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013, ओडिया 2014, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली 2024।
ये एक छोटा सा टॉपिक था शास्त्र भाषाएं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियाँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। भारत की प्रमुख भाषा और उनकी लिपियाँ देखिए, जैसे कुछ भाषाएं हैं हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी। उसकी लिपि है देवनागरी। इसमें से मुख्य रूप से पूछा जाता है कि मराठी की लिपि कौन सी है, और हम लोग सोचते हैं कि मराठी तो दूसरी भाषा है तो उसकी लिपि देवनागरी नहीं होगी, लेकिन उसकी लिपि देवनागरी ही है। आपको बस याद कर लेना है थोड़ा सा, जिससे आपको जो डायरेक्ट MCQs आते हैं उसमें प्रॉब्लम ना हो। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। ये हम लोगों ने GK में पढ़ चुकी है। उसके बाद बंगाली असमिया की लिपि है बांग्ला लिपि। उर्दू कश्मीरी सिंधी की है फारसी, जो कि अरबी फारसी है। ओरिया लिपि में लिखी जाती है। गुजराती में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में। मतलब साउथ की, सदर्न इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस है, वो अब जो नाम है लैंग्वेज का उसी लिपि में लिखी जाती है। ये संथाली, मैंने पिछली भी क्लास में भी बोला था कि संथाली की लिपि औलचिक है, जिस लिपि में इस बार हमारा जो संविधान है वो ड्राफ्ट किया गया है, मतलब उस भाषा में भी बनाया गया है। और मणिपुर की लिपि है मैत्री मैक ऐसे बोलते हैं इसको। तो ये कुछ प्रमुख भाषाएं हैं और उनकी लिपियां हैं, आपको याद रखनी है अगर आप राजभाषा के कोई भी एग्जाम्स को फेस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं। हमारा दायित्व होना चाहिए कि हम मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स पढ़े हुए हों, जिससे हमारा स्कोर अच्छा से अच्छा है। अब हम लोग मूव करेंगे। ये वीडियो उतना लंबा नहीं होगा, 20 मिनट के अंदर ही शेष हो जाएगा, और आप इसको 2 के स्पीड में देखिएगा तो 10 मिनट में ही शेष हो जाएगा। बस देखना है कि आपको पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और ये सेकंड क्लास है, इसके बाद थर्ड क्लास भी आएगी। अगर आप सारे वीडियोस को देखते रहिएगा तो आपका राजभाषा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मेन से पहले। देखिए, जो आर्टिकल 120 है हम लोग का, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद है वो 120, 210 और 343 से 351। इस वीडियो में 120, 210 पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 343 से 351 और फर्दर किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे क, ख, ग क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं। अनुच्छेद 120 किस भाग का पार्ट है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये भाग 5 का है। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं कि अनुच्छेद 120 किस भाग में आता है, तो भाग 5 में आता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 120 का जो सार क्या कहता है, देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि संसद की कार्यवाही किन भाषा में संचालित की जाएगी। अपने आप को संसद पार्लियामेंट में आप फील कीजिए कि आप पार्लियामेंट में हैं। अब देखिए वहाँ पर कार्यवाही किन किन भाषाओं में होती है, इसी के बारे में यह अनुच्छेद बताता है कि जो पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, वहाँ पर डिस्कशन, चर्चा, वाद विवाद किन भाषाओं में होती है। इसमें 2 बिंदुओं पर चर्चा है। पहला बिंदु कहता है संसद की कार्यभाषा। अनुच्छेद 120 का 1 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी में नहीं लिखा गया है, हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। मतलब संसद का कोई सदस्य, जैसे आपने अपने आप को फील किया कि आप संसद पार्लियामेंट मेंबर हैं, तो आप किस भाषा में संसद में अपनी वाद विवाद को करेंगे, हिंदी या अंग्रेजी में। समझ में आया। दूसरे नंबर पॉइंट में बोला गया है मातृभाषा में बोलने का अधिकार। यदि कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर सकता तो पीठासीन मतलब वो जो मुख्य बेंच पे बैठते हैं, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में सभापति होता है, उस सदस्य को अपनी मातृभाषा में संसद को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। ऐसे मामलों में सदन में साथ साथ अनुवाद, सिमुल्टेनियस इंटरप्रिटेशन की व्यवस्था की जाती है।
वो देखते हैं ना आप लोग, मोस्ट ऑफ द जो पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं कान में हेडफोन लगाए रहते हैं, वो मतलब वो लैंग्वेज को मतलब जैसे ही कोई व्यक्ति कुछ बोला अनदर लैंग्वेज में, उसको अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करके कर देता है, जिससे वो अपनी भाषा में समझ जाते हैं उसकी बात को। तो पहला नंबर पॉइंट ये था कि हिंदी संसद में जो कार्य होंगे हिंदी या अंग्रेजी में होगा। दूसरा नंबर पॉइंट, कोई सदस्य जैसे हिंदी या अंग्रेजी में अपने बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है, तो वहाँ के जो हेड हैं वो उसे अपनी मातृभाषा में संसद को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। एक और पॉइंट है जिसमें बोला गया है 15 वर्ष की समय सीमा। संविधान के मूल पाठ में यह प्रावधान था कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद अर्थात 1965 से अंग्रेजी शब्द को इस अनुच्छेद से हटा दिया जाएगा, जब तक कि संसद कानून बनाकर इसे जारी न रखे। हालांकि राज्य भाषा अधिनियम 1963 पारित होने के बाद संसद में अंग्रेजी का प्रयोग अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। नीचे वाले लाइन को हम लोग जब 1963 का अधिनियम पढ़ेंगे तब समझेंगे। इसमें बोला गया है कि जब संविधान बना था तो उस समय बोला गया था कि अभी अंग्रेजी को साथ लेके चलो। अब फिर से आपको हम बोलेंगे कि आप अपने आप को उस 1947 पर फील कीजिए और 1950 पर जब संविधान बना था। अभी अभी तो हम लोग ने आज़ादी पाई थी, अंग्रेज़ों से छुटकारा पाया था। तो सोचिए अभी अभी हम लोगों ने गुलामी से मुक्ति पाई है, तो क्या अभी अभी सारी चीज़ें हिंदी में हो जाएगी? अरे भाई, वो लोग 2 साल से शासन चला रहे हैं, तो अंग्रेजी का तो प्रभुत्व तो बना ही रहेगा ना कुछ दिनों तक। संग संग तो हम लोग सब चेंज नहीं कर सकते हैं, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से बहुत सारी चीज़ें सब तो अंग्रेजी में हैं, तो उसे हिंदी में करने के लिए सारे चीज़ों को कुछ समय सीमा तो उन्होंने बनाई है। तो वही उन्होंने बोला कि अभी हिंदी को ऐड कर लो और अंग्रेजी को भी साथ लेके चलो, लेकिन 15 वर्ष तक जब सभी चीज़ें हिंदी में होने लगेगी तब हम लोग अंग्रेजी को हटा देंगे परमानेंटली। लेकिन ये जो नीचे वाला है 1963 का अधिनियम, जो मैंने बोला कि जब हम लोग राजभाषा अधिनियम 1963 पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब 15 वर्ष की अवधि के बाद जहां हम लोग अंग्रेजी को समाप्त करने वाले थे, वो अंग्रेजी अब तक समाप्त नहीं हुई और कभी ना होगी। इसका कारण आप लोग जानते हैं, लैंग्वेज बैरियर। हिंदी को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है, भले वो अंग्रेजी को स्वीकार कर ले। छोड़िए, मेरा वो मुद्दा नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि इन 3 पॉइंट को आप लोग समझ लिए। फिर से मैं समझा देता हूँ। पहला पॉइंट, संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में। दूसरा, अगर वह हिंदी या अंग्रेजी में मतलब अपनी बात नहीं रख पाता तो उसे अपनी मातृभाषा में बात रखने की अनुमति देगा जो हेड होगा वहाँ का। और तीसरा कि 15 वर्ष के बाद अंग्रेजी को हटा देने की बात कही गई थी। अब हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 210। देखिए, जो अनुच्छेद 120 वो भाग 5 के अंतर्गत आता है, और जो अनुच्छेद 210 है वो भाग 6 के अंतर्गत आता है। इस बात को भी नोट कर लीजिए कि अनुच्छेद 210 भाग 6 के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब 210 और 120 में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस 120 जो है वो संसद स्तर पर लागू होता था और अनुच्छेद 210 विधानमंडल स्तर पर लागू होगा। यहाँ क्या कहा गया है? संविधान का अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। जिस प्रकार अनुच्छेद 120 संसद के लिए नियम तय करता है, उसी प्रकार अनुच्छेद 210 राज्यों की विधानसभा और विधानमंडल के लिए नियम निर्धारित करता है। मतलब समझ गए? 120 जो संसद के लिए कार्य करता है, 210 वही विधानमंडल के लिए कार्य करता है। विधानमंडल बोलने से तात्पर्य है विधान सभा और विधान परिषद। तो विधान सभा सभी जगह होते हैं, विधान परिषद को किसी गिने चुने राज्यों में ही है। तो कितने राज्यों में है, अगर आपको पता हो तो कमेंट कीजिएगा और उनके नाम बता दीजिएगा, अगर पता हो, नहीं तो कोई बात नहीं।
इसमें भी 3 बिंदुओं में चर्चा है। पहला बिंदु क्या है? संसद की कार्यभाषा। यहाँ पर भी सेम बात कही गई है। 210 के बिंदु 1 के अनुसार राज्य के विधानमंडल में कार्य निम्नलिखित भाषाओं में किया जा सकता है। संसद स्तर पर क्या किया जाता था? हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी। और विधानमंडल स्तर पर किया जाएगा पहले राज्य की राजभाषा। राज्य की राजभाषा से तात्पर्य है, जैसे हम लोग पश्चिम बंगाल को ही मान लेते हैं, तो सबसे पहले बांग्ला लैंग्वेज, उसके बाद हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी। जैसे हम लोग और किसी अनदर राज्य को कंसीडर कर सकते हैं, तो वहाँ की जो राजभाषा होगी, तो उस भाषा को पहले प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी। संसद में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी, लेकिन राज्य स्तर में एक और भाषा आ जाती है जो राज्य में बोली जाती है। आप जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपको तो अपने राज्य की भाषा पता ही होगी। तो सबसे पहले विधानमंडल में कार्य आपकी राजभाषा में होगी, फिर हिंदी में, फिर अंग्रेजी में। मातृभाषा में संबोधन का अधिकार, यहाँ पर भी वही बात बोला गया है। यदि सदन का कोई सदस्य अपनी बात राज्य की राजभाषा हिंदी या अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता, तो वह सदन का पीठासीन अधिकारी, पीठासीन वही जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता था, तो विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष, और राज्यसभा में सभापति होता था, तो विधान परिषद में विधान परिषद के सभापति होंगे, उसे उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। मतलब जो पॉइंट 1 और 2 है 210 का, सेम 120 के पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के जैसा है, बस वो सेंट्रल लेवल पे लागू होता था, ये स्टेट लेवल पे लागू होगा। अब इसके तीसरे बिंदु को थोड़ा समझना है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और आपको ये याद ही होने चाहिए। ये पिछले बार भी इससे क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में। इसमें बोला गया है अंग्रेजी का प्रयोग और समय सीमा। जैसे वहाँ पर 15 वर्ष दिया गया था, यहाँ पर भी 15 वर्ष दिए गए हैं। संविधान के मूल प्रावधान के अनुसार यह तय किया गया था कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद अर्थात 1965 से अंग्रेजी का प्रयोग स्वतः समाप्त हो जाएगा, जब तक कि राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर इसे आगे न बढ़ाए। परंतु कुछ राज्य थे जिन्हें 15 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष का समय दिया गया। जैसे आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, HMMT। H से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, M से हो जाएगा मणिपुर, M से हो जाएगा मेघालय और T से हो जाएगा त्रिपुरा। और कुछ और सेंसिटिव राज्य थे। सेंसिटिव राज्य मतलब समझते हैं ना, जो बहुत किनारे पर होते हैं, कोने में, मतलब कुछ अगर मुद्दा हो गया, वहाँ पर विवाद हो गया, तो वो अलग भी हो सकते हैं। तो उन राज्यों के लिए 40 वर्ष का समय दिया गया था कि आप 40 वर्ष के अंतर्गत पूर्ण रूप से हिंदी का प्रयोग शुरू कर दो, तब अंग्रेजी को वहाँ से हटा दिया जाएगा। इसको भी आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, जैसे AGM हो गया, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम। तो 120 और 210 यहीं समाप्त होता है। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और समझ में ना आई होगी तो आप इसे दोबारा देख लीजिए। दोबारा भी समझ में नहीं आया होगा तो 3rd टाइम देख लीजिए। बस आपको इसको देखते रहना है, आपको याद हो जाएगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो राजभाषा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, IBPS SO की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं राजभाषा के 3rd क्लास में। See you all of you and best of luck for your exams.